हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी का वेलकम हमारे इस चैनल प्ले विद केमिकल्स में, जहां पर हमारा 11th केमिस्ट्री का बैच शुरू हो चुका है। हमारे चैनल के लिए आज की ये जो वीडियो है, आज का जो ये टाइम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि यहाँ पर हम 11th की केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं और हर एक चैप्टर की हर वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करा जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन से। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके नेम से कि यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है चैप्टर के नेम से ही कि सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री बेसिकली एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील कर रही है स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टी के साथ। आप सभी ने 9th क्लास से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस से हमारी केमिस्ट्री शुरू हो गई थी। फिर जब 9th क्लास से 10th की तरफ मूव हुए, उसी मैटर को और ज़्यादा हमने एक्सप्लोर करा। और आप सभी को अगर बताया जाए कि केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, तो मैटर ही वो चैप्टर है जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। हर एक क्वेश्चन जो अराइज होना शुरू हुआ है केमिस्ट्री में, वो मैटर की वजह से ही हुआ है। आज केमिस्ट्री भले ही मेडिकल फील्ड में एंटर कर चुकी है, भले ही केमिस्ट्री हमारी हर बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी है, हर इमोशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी है, इवन हमारी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को भी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर चुकी है, पर यहाँ पर एक बात समझ आती है कि ये जो केमिस्ट्री है ये शुरू मैटर से ही हुई है। तो जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी 11th की केमिस्ट्री, उसी स्टार्टिंग पॉइंट से हमें केमिस्ट्री समझने का मौका प्रोवाइड करती है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग न्यू हैं नॉन मेडिकल और साइंस सेक्शन के अंदर, तो केमिस्ट्री बेसिकली अब आपके पास 3 टाइप्स की हो जाएंगी, जिसके अंदर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हाइड्रोकार्बन्स या उसके कंपोनेंट्स के बारे में बातें करती है। मींस कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड के बारे में स्टडी करने वाली जो साइंस है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके साथ में हमारे बचे हुए जो 117 एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा, उनकी जो स्टडी करवाती है वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री के अंदर जब मैथमेटिक्स आ जाता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जब फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट एंटर हो जाते हैं, हमारे नेचर में होने वाले फिनोमिनास जब केमिस्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं, तब जब मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ हम केमिस्ट्री को समझते हैं वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है। तो बेसिकली केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। 11th और 12th क्लास में आप लोग 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आपको बताया गया कि केमिस्ट्री की शुरुआत बेसिकली मैटर से हुई है, तो सबसे पहले हमें मैटर को ही जानना होगा। छोटी क्लासेस के अंदर 9th क्लास में आप लोगों ने समझा था कि मैटर कौन है। मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका खुद का कुछ मास होता है। दैट मीन्स अगर मैटर के बारे में बात करी जाए, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एंड जिनका खुद का कुछ मास होता है, मीन्स समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास दैट मे कॉल्ड एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन का खुद का कुछ मास है, इस पेन ने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है इस सिस्टम के अंदर। अगर मैं बात करूं बेसिकली मैटर की, तो मैटर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस नेचर होता है। जो हमारे वेव नेचर के सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस मैटर बोलते हैं, और जो हमारे वेव नेचर के सब्सटेंस नहीं होते, पार्टिकल नेचर के सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम लोग डिसकंटिन्यूअस मैटर बोलते हैं। बेसिकली बात करी जाए, मान लीजिए सिस्टम है, ये एक मैंने एरिया ले लिया बोर्ड का,
अब अगर इस एरिया की बात करूं तो ये किससे मिलकर बना होगा? पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इसके अंदर यहां पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे अनकाउंटेबल पार्टिकल्स हैं इस बोर्ड में। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल क्या शो कर रहे हैं कि जो इतना हिस्सा मैटर का है ये पार्टिकल नेचर का है, ना कि वेव नेचर का। तो बेसिकली जो सब्सटेंस वेव नेचर का होता है उसे कंटीन्यूअस मैटर कहा जाता है, पर जो सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे डिसकंटीन्यूअस सब्सटेंस कहा जाता है। आप सभी ने मैटर को समझा कि जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और जिसका खुद का कुछ मास है, पर इस डेफिनेशन में अभी भी एक कंसेप्चुअल बात रह गई है जो हमारे सेंसेस से महसूस हो जाती है, उसे भी मैटर कहा जाता है। दैट मे ऑब्जर्व बाय आवर सेंसेस। दैट मीन्स कि हमारे सेंसेस के द्वारा, हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा भी मैटर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। कहने का मीन्स क्या है? अब ये डेफिनेशन प्रॉपर हुई है मैटर की, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका खुद का कुछ मास है, एंड जो हमारे सेंसेस से, दैट मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन से महसूस हो रही है, उसी को मैटर कहा जा रहा है। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, अब मैटर किसी एक सब्सटेंस को तो कहा नहीं जा रहा, मैटर हर उस सब्सटेंस को कहा जा रहा है जिसका या तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, या जिसका कुछ मास है, या जो हमारे सेंस ऑर्गन से फील हो रहा है। दैट मीन्स जिस सब्सटेंस के अंदर इस डेफिनेशन को पूरा करने की ताकत है, वो सब किसके अंदर कंसीडर करे जा रहे हैं? मैटर के अंदर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा। जब इतने बड़े यूनिवर्स को मैटर के अंदर रख दिया गया तो नॉर्मल सी बात है कि उसका क्लासिफिकेशन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्रिज को भी मैटर कह रहे हैं, हम बोर्ड को भी मैटर कह रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन को भी मैटर कह रहे हैं, और हम यूनिवर्स को भी मैटर ही कह रहे हैं। तो इनमें कुछ तो डिस्टर्बेंस होना चाहिए ना, इनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। उस डिफरेंस को समझने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? मैटर का क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ये मैटर है, ये मैटर वर्ड हर उस सब्सटेंस के लिए है जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है, और इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हर टाइप ऑफ सब्सटेंस लगा हुआ है, हर टाइप ऑफ सब्सटेंस इस डेफिनेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो वो मैटर कहला रहा है। जो इसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसको तो हम देख ही नहीं पा रहे, और जिस भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं वो सब इसके अंदर है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ सेम दिख रही हो, हर एक चीज़ सिमिलर दिख रही हो। दैट मीन्स कि हर मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इसी वजह से कंसेप्ट अराइज हुआ कि मैटर का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्लासिफिकेशन होगा तभी समझ में आएगा मैटर कितने टाइप्स का है, डिफरेंट मैटर कौन सा है, या फिर मैटर के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज कौन सी है। इसी वजह से कंसेप्ट अराइज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, हमने 9th क्लास में भी समझा, 10th क्लास में समझा कि हमें अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो हम उसको दो ही तरीकों से, दो ही फेजेस से समझ सकते हैं। या तो हमारे पास फिजिकल मेथड है, या फिर हमारे पास केमिकल मेथड है। इन्हीं दो मेथड से हम किसी भी सब्सटेंस को, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें मैटर की भी क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके क्लासिफिकेशन के लिए भी हमें दो ही पाथ चूज करने होंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या हो गया? वो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम सब्सटेंस के बाहर की स्ट्रक्चर देखकर पता लगाएंगे सब्सटेंस कैसा है। मीन्स आउटर ऑब्जर्वेशन से जब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जब हम नेचर को स्टडी करेंगे, तब उसे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। और जब हम इनर ऑब्जर्वेशन से स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज को, उसके नेचर को, तब उसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 टाइप ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स।
अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो हमारे मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल और केमिकल इन्हीं दो वे से हो सकता है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के हम अंदर हमारे पास में तीन ही मैटर्स की स्टेट्स आती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम बेसिकली हमारे मैटर की स्टेट को स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास मैटर की जो स्टेट स्टडी करने लायक है जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती है वो थ्री ही टाइप्स की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास दो ही क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस हमारे बेसिकली दो ही हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर जो बेसिकली हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर क्लासिफिकेशन को ही समझा जाए तो हमें यही समझना होगा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझा जाए तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझा जाए तो बेसिकली यहां पर हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी को समझना होगा, उनके इनर और आउटर स्ट्रक्चर को समझना होगा, उनके अंदर फोर्स कैसी है, उनका नेचर कैसा है, उनका शेप साइज कैसा है, इन सब बातों को समझना होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर हम हमारे प्योर सब्सटेंस से एलिमेंट कंपाउंड को समझेंगे और एलिमेंट कंपाउंड भी तो एटम से मिलकर बने तो एटम और मॉलिक्यूल को भी समझेंगे और मिक्सचर से हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर को समझेंगे। ये सारा कंसेप्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस से। बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर हैं ये अंडर डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट स्टेट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आइस ली और आइस को डिफरेंट टेम्परेचर पर छोड़ा तो वो आइस क्या करेगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उस लिक्विड को आपने फिर डिफरेंट टेम्परेचर पर छोड़ा, अगर वो टेम्परेचर कम है तो हमारी जो लिक्विड है वो आइस बन जाएगी और अगर वो लिक्विड का लिए जो टेम्परेचर दिया गया है वो ज़्यादा है तो हमारी जो लिक्विड है वो गैस बन जाएगी। दैट मीन्स कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर पर रिस्पॉन्स शो करती है। दैट मीन्स वो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो अब अगर आपको इस स्ट्रक्चर से स्टडी करने को कहा जाए तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप लोगों को सॉलिड की दिख रही है, सेकंड स्ट्रक्चर आपको लिक्विड एंड थर्ड गैस की स्ट्रक्चर दिख रही है। अगर सॉलिड की स्ट्रक्चर को एक बार देखा जाए तो क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें स्पेशलिटी है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी टाइटली पैक है। दैट मीन्स ये मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव। ये क्या करेंगे, ये एक ही जगह पर रहते हुए बस वाइब्रेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये मूव नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अगर इस बात को समझा जाए तो हमारा जो सॉलिड है इस सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है हमारे पार्टिकल्स। दैट मीन्स आप सब जानते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड की जो डेफिनेशंस हैं वो स्मॉलर क्लासेस के अंदर आप लोगों ने इजीली समझा है। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ये सब छोटी क्लासेस की डेफिनेशंस है। अगर आपको हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन प्रोवाइड करना हो तो यहाँ पर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ऐसी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर सॉलिड की बात करी जाए तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक है, पार्टिकल टाइटली पैक है। इसका मीन्स क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स कि हमारे सॉलिड के अंदर अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, इसका मीन्स क्या है कि इनके अंदर जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स लग रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये इनको वाइब्रेट करने पे मजबूर कर रही है, ये इनको मूव करने ही नहीं दे रही। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल है ये इतने ज़्यादा टाइटली पैक हैं, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम है। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्सिव जो फोर्स है या जो टेंडेंसी टू एस्केप है, टेंडेंसी टू एस्केप, दैट मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस का बढ़ना वो बहुत ज़्यादा कम है। मीन्स रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा, रिपल्शन कम है, हाईली अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। इंटर पार्टिकल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पार्टिकल्स को टाइटली बाइंड करके बैठी हुई है। टाइटली बाइंडिंग की वजह से जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर वाइब्रेशन शो कर सकता है। और इसके अलावा जो डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो सब भी हमारी इसी सॉलिड की क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सप्लेनिंग में जाएगा। दैट मीन्स कि इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वो वाइब्रेशन कर सकते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत कम है। दैट मीन्स टेंडेंसी टू एस्केप जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। डिस्टेंस अराइज अगर पार्टिकल्स के बीच में हो तो वो बहुत ज़्यादा कम है सॉलिड के अंदर। और इसके अलावा ये डेफिनेट शेप, मास और वॉल्यूम के हैं। अब मूव करें अगर लिक्विड की तरफ, तो लिक्विड के अंदर जो हमारी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है। सॉलिड से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, पर गैस के कंपैरिजन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है यहाँ पर गैस के मुकाबले जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम और ज़्यादा है। दैट मीन्स सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड के अंदर तो टाइटली पैक है, यहाँ लिटिल लूजली पैक है। दैट मीन्स पार्टिकल्स को थोड़ी सी राहत दी गई है। यहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, पर यहाँ पर पार्टिकल मूव कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस है, हमारे पास स्पेस है, दैट मीन्स पार्टिकल कैन मूव, पार्टिकल कैन मूव। तभी तो आप लोगों ने देखा जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर की बॉइलिंग के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा वाटर के अंदर बबल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, पानी वाले बबल्स, नॉट एज अ झाग वाले बबल्स। पानी उबलने लग जाता है, पानी बेसिकली मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसका रीज़न क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। जब यहाँ पर हीट राइज होती है पार्टिकल्स अलग अलग होने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा वाइब्रेशन सॉलिड के अंदर है और मूवमेंट बहुत कम है, लिक्विड के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। जितना पार्टिकल टाइटली पैक सॉलिड में है उतना पार्टिकल लिक्विड में टाइटली पैक नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। और रिपल्शन फोर्स, टेंडेंसी टू एस्केप जो हमारे सॉलिड के अंदर है वो बहुत कम है, पर यहां पर रिपल्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हमारे पास में शेप और साइज का जो मैटर है वो वेरी करता है। यहाँ पर डेफिनेट शेप और साइज है, पर यहाँ पर डेफिनेट शेप और साइज नहीं है। अब मूव करते हैं गैसियस स्टेट की तरफ। गैस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर है। पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड है, यहाँ पर किसी भी तरीके की फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स पार्टिकल्स को टाइटली पैक नहीं कर पा रही है। गैसियस स्टेट के अंदर हमारे जो पार्टिकल है वो बहुत इजीली मूव कर रहे हैं, उनको कोई भी फोर्स रोक नहीं पा रही। और यहाँ पर टेंडेंसी टू एस्केप जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती,
आप लोगों ने इंसेंस स्टिक को जलाया और उसको जलाकर एक रूम के कॉर्नर पे रख दिया, उसकी फ्रेग्रेंस आपके पूरे रूम में हो गई। दैट मीन्स उसके अंदर जो रिपल्शन फोर्स है, उसके अंदर जो टेंडेंसी टू एस्केप नेचर है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ईजिली मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेंडेंसी टू एस्केप नेचर है वो गैसियस स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा फिजिकल, जिसके अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझा। अब मूव करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। तो अब अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे मेटल दो टाइप्स के हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की अगर बात करी जाए तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारा जो मैटर है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एलिमेंट्स क्या है? आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर जो हमारे पास में मैटर तैयार होती है उसे एलिमेंट कहा जाता है। मीन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल जहां हमारे पास प्रेजेंट है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। लाइक एज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दैट मीन्स सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल जहां हमारे पास प्रेजेंट है उसे हम लोग एलिमेंट कह रहे हैं। एलिमेंट कहने का मीन्स क्या है? जब हमारे पास में सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल हो, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल हो ही ना, उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट है, ये सब के सब सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है जो किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 118 एलिमेंट्स आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी करा था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। आप सभी ने मेटल, नॉन मेटल की डेफिनेशन से ये स्टडी करा था। मेटल कौन है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो लस्ट्रस इन नेचर है, जो मेलिएबल है, दैट मीन्स शीट में कन्वर्ट हो सकता है, जो डक्टाइल है, दैट मीन्स वायर में कन्वर्ट हो सकता है, जो शाइनी इन नेचर है, जो सोनरस इन नेचर है, और हार्ड है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, जो बेसिकली क्या कर सकता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये सब क्वालिटीज किस में थी? मेटल में। पर आप सबके मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ऐसा भी कोई तरीका है क्या कि किसी मेटल को देखते ही पता लगा लीजिए ये मेटल है या नॉन मेटल है? कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको कैसे एकदम से देखते ही पहचान लिया जाए वो मेटल है या नॉन मेटल? अगर बेसिकली बात करी जाए तो हमारे पास जितने मेटल हैं इन सब की वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर आपको मिल रहा है 118 में से, तो जिन भी सब्सटेंस की वैलेंसी 1, 2 या 3 है वो सब मेटल के अंदर आते हैं, और जितने भी सब्सटेंस की वैलेंसी 4, 5, 6 या 7 है वो सभी नॉन मेटल के अंदर आते हैं। दैट मीन्स जिनकी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 मिलते हैं उन्हें मेटल कहा जाता है, और जिनके आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। मेटलॉइड्स की अगर बात करी जाए तो जो हमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें बेसिकली हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे एंटीमनी, बिस्मिथ, गैलियम। तो ये सब क्या है? ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब मूव करें अगर कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। एलिमेंट्स में जहां हमारे पास में सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है, कंपाउंड में हमारे पास में 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल है। दैट मीन्स जहां पर भी 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल हमें मिल जाता है उसे हम लोग कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स है जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले जो सब्सटेंस बने हुए हैं, दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो सब्सटेंस बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कंपल्सरी कंडीशन है हाइड्रोकार्बन कौन होगा? जिसके अंदर
कार्बन और हाइड्रोजन जरूर हो, इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। और कोई ऐड हो जाए लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, वो सब अलग बात है, पर कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन को कंटेन करते हैं। कहने का मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले जो कंपाउंड बने हैं उनको जो कंटेन करता है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी जाए तो बेसिकली जो कंपाउंड्स हमें रॉक्स और मिनरल से मिले हैं, हमारे जो कंपाउंड्स हमें रॉक्स और मिनरल से मिले हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली आपने 10th क्लास में स्टडी करा था। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीनों की तीनों हमें रॉक, मिनरल से मिलते हैं और ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बेसिकली है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब हमारे पास प्रेजेंट है जो हमें नेचर से इन द फॉर्म ऑफ रॉक और मिनरल्स मिलता है, जिनका बाद में हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। दैट मीन्स कंपाउंड की कैटेगरी हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे फिनिश होती है। और लास्टली अगर बात करूं मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर हमारे पास दो ही टाइप के हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस की बात करी जाए तो जहां पर कंसंट्रेशन हमारी सेम हो, मीन्स हमारे पास मिक्सचर में जो जो सब्सटेंस है उन सब की कंसंट्रेशन जहां सेम हो थ्रू आउट द सोल्यूशन, पूरी कंसंट्रेशन सेम हो, सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हो, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लाइक एज शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो ये सब हमारे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। और जब हमारे होमोजीनियस मिक्सचर के अपोजिट बिहेव होता है, लाइक एज जो हमारा पार्टिकल है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, उन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। मीन्स दैट टाइप ऑफ मिक्सचर जहाँ पे हमारा पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है उसे होमोजीनियस कहा जा रहा है, और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उसे हेट्रोजीनियस कहा जा रहा है। ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ वही बातें स्टडी करी हैं जो अब तक आपने स्टडी करी थी। पर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी एटम के ऊपर बेस होगी वो हमें बताएगी हमारी न्यू थ्योरीज को, हमारी न्यू कंसेप्ट्स को, जहाँ पर हम लोग समझेंगे उन क्वेश्चंस को जो हमारे बेसिकली जेईई मेंस के अंदर टच होते हैं, क्योंकि ये हमारे जनरल इंट्रोडक्शन है। आपने अब तक क्या स्टडी करा, आपने अब तक क्या समझा, पर जो नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर शुरू होगा वहाँ पर हम लोग उन क्वेश्चंस को भी टच करके चलेंगे जो बेसिकली जेईई मेंस के अंदर आपसे पूछे भी जाते हैं, बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अब तक का इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों ने अब तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी वो क्या थी। अब इसी से ही आगे एटम्स और मॉलिक्यूल को स्टडी करते हुए हम इस चैप्टर को मूव करेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक्सप्लेन करिए आप लोगों ने क्या समझा, क्या मिस्टेक्स रही, उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिए ताकि उसके थ्रू हम अपने आप को इम्प्रूव और अपडेट कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू क्लास।